और हमारा आखिरी लक्ष्य इंटरव्यू का कि जिस काम के लिए हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं ये व्यक्ति उस काम के लिए फिट है या नहीं है, ये निष्कर्ष हम इस इंटरव्यू से निकालना चाहते हैं। तो ये हमारे इंटरव्यू की बेसिक्स हैं। तो इंटरव्यू में कम से कम 2 लोग होना जरूरी है, एक इंटरव्यू लेने वाला, एक इंटरव्यू देने वाला। लेकिन कई बार इंटरव्यू देने वाले एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वो कब होते हैं। तो इंटरव्यू जो है बेसिकली एक इंद्रधनुष है। बहुत सारे तरीके के इंटरव्यू होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू वर्ड सुनते हैं तो हमको लगता है हाँ इंटरव्यू मतलब जॉब, इंटरव्यू मतलब जॉब के लिए कहीं जाना है आपको बात करने के लिए। ऐसा नहीं है। इंटरव्यू आपको जिंदगी के हर पहलू हर चरण में जो है देना पड़ते हैं। इसको जिंदगी की परीक्षा कहते हैं। जैसे जॉब देने के लिए इंटरव्यू, जैसे शादी के लिए इंटरव्यू। जब आपकी शादी होगी तो लड़की जो है लड़के का इंटरव्यू लेती है, लड़का लड़की का इंटरव्यू लेता है, और उनके माँ बाप भी बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। अरे कितना पढ़ा है भैया आपका लड़का, कहाँ जॉब करता है, ये बेंगलोर में ही रहेगा कि ये भोपाल आएगा कभी, दुनिया भर के प्रश्न करते हैं। तो शादी के लिए भी इंटरव्यू होता है, एडमिशन के लिए इंटरव्यू होता है। मैंने आपको बताया था कि कई जगह या 2 लोगों को इंटरव्यू में एक साथ बैठना पड़ता है। ये वो जगह है कि बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराना हो तो माँ बाप दोनों का इंटरव्यू प्रिंसिपल लेते हैं। तो माता पिता दोनों सामने बैठते हैं और वो दोनों से सवाल जवाब करते हैं। आपको पासपोर्ट बनवाना है, आपको वीजा बनवाना है, आपको एम्बेसी में जाकर के इंटरव्यू देना पड़ता है, विदेश मंत्रालय में जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। आपको यदि आप पीएचडी कर रहे हो और आपने थीसिस लिखी है तो आपको वाइवा देना पड़ता है। या आप कॉलेज में हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, और आप लेबोरेटरी में काम करते हैं तो वहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स होती हैं, उसमें वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। वो तमाम तरह की चीजें पूछते हैं कि आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे, इंटरव्यू लिया जाता है। टीवी, रेडियो, अखबार यानी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी प्रकार के मीडिया पर इंटरव्यू लिए जाते हैं। आपने रतन टाटा का इंटरव्यू सुना होगा, आपने जेफ बेजोस यानी जो अमेजॉन के सीईओ हैं उनका इंटरव्यू देखा होगा, आपने बिल गेट्स का इंटरव्यू देखा होगा, आपने दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू देखे होंगे। तो ये इंटरव्यू टीवी पर भी आते हैं, प्रिंट मीडिया पर भी आते हैं, सोशल मीडिया पर भी आते हैं। तो यहां पर भी इंटरव्यू देता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यदि मान लीजिए आपको आईआईएम से एमबीए करना है तो आईआईएम वाले बोलेंगे कि भैया पहले तो आप कैट क्लियर करो, कैट क्लियर करने के बाद आप ग्रुप डिस्कशन में आओ और उसके बाद आप पर्सनल इंटरव्यू दो। यूपीएससी के लिए अलग अलग तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ते हैं। तो परीक्षाओं के लिए भी देना पड़ते हैं, नौकरी के लिए भी देना पड़ते हैं, अलग अलग जिंदगी में पहलुओं के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इंटरव्यू एक तरह का इंद्रधनुष है, जिंदगी के हर पहलू पे, जिंदगी के हर मुकाम पर आपके लिए उपयोगी है। यस, आप यदि मान लीजिए जैसे चतुर्वेदी साहब बता रहे थे कि आप जो है उद्यमी बनेंगे, आप व्यापारी बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब यदि आपको जो है एक स्टार्टअप खोलना है और आपको उस स्टार्टअप खोलने के लिए बैंक से लोन लेना है, तो बैंक के मैनेजर आपका इंटरव्यू लेंगे, वो आपका पूरा प्रोजेक्ट समझेंगे कि भैया हम बैंक से आपको 10 लाख रुपए लोन दे रहे हैं, हमारा पैसा वापस कैसे आएगा, आप बताइए कि आप कितने साल में कैसे पैसा कमाएंगे, हमारा मूल और ब्याज कैसे वापस करेंगे, इसका वो पूरा इंटरव्यू लेते हैं आपका। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के इंटरव्यू होते हैं। अब यहां पर हमको एक बात समझना जरूरी है कि रिटन एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू की जरूरत क्यों पड़ी। अब आप देखिए रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में फर्क क्या होता है। रिटन एग्जामिनेशन में हम व्यक्ति की लिखावट को पढ़ते हैं, जो उसने लिखा है यदि वो सही है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, यदि वो गलत है तो नंबर कट जाएंगे, यदि आधा सही लिखा है आधा गलत लिखा है तो आधे नंबर मिल जाएंगे। तो लिखित एग्जामिनेशन में हम व्यक्ति की लिखावट को देखते हैं, लेकिन इंटरव्यू में हम व्यक्ति की दिखावट यानी कि उसका बाहरी अपीयरेंस वो भी देखते हैं, उसका व्यक्तित्व देखते हैं, और साथ में उसके मन की बनावट देखते हैं कि उसका मन कैसा है, वो अंदर से कैसा है, उसकी प्रवृत्तियां कैसी हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है। तो एक जगह आपको केवल लिखावट पता चलती है, दूसरी जगह आपको दिखावट और बनावट पता चलती है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। हम रिटन एग्जाम भी देते हैं, हम इंटरव्यू भी देते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में आपके पास होता है कॉपी और आपके पास होता है पेन और आपके पास होते हैं उस विषय से संबंधित विचार। आप लिखते जाते हैं उत्तर पुस्तिका के अंदर और दे देते हैं। तो
वहां पर इंसान और उत्तर पुस्तिका, तो एक जीवित है एक निर्जीव है, इन दो के बीच में संवाद होता है। लेकिन इंटरव्यू में इंसान और इंसान आपस में बात करते हैं, तो ये एक दूसरा फर्क यहां पर आ जाता है। इसीलिए दो इंसान, मैडम कुछ प्रॉब्लम हुई देखिएगा शायद। आ गया? शुरू कर दीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इंटरव्यू में इंसान और इंसान आपस में बात करते हैं, और इसीलिए जब इंसान और इंसान आपस में बात करते हैं तो इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है। सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है, आवाज आ रही है सर? इसमें दिख रहा है? सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति आपके व्यक्तित्व से, आपके विचारों से, आपके व्यवहार से प्रभावित हो सकता है और उसके आधार पर आपको अंक दे सकता है। तो ये इंटरव्यू की खासियत है, और इसीलिए कहा जाता है कि इंटरव्यू जो है काबिलियत और किस्मत का संगम है। इसमें काबिलियत भी जरूरी है और थोड़ी सी किस्मत भी जरूरी है। जैसे किस तारीख को इंटरव्यू होना है आपके हाथ में नहीं है, आपका इंटरव्यू कौन लेने वाला है ये आपको पता नहीं, ये भाग्य तय करता है, और आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाना है ये आपको पता नहीं। उस समय आपसे बात करते समय रैंडमली प्रश्न जनरेट होते हैं और वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कई बार जो है काबिलियत और किस्मत, ये दोनों चीजें इंटरव्यू को हिट करती हैं, और इन दोनों के संगम से आप इस इंटरव्यू की बैटल में आगे बढ़ते हैं, और एक इंटरव्यू जो है आपकी दुनिया बदल सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कुछ फेमस फिल्मी इंटरव्यू के, क्योंकि फिल्मों से बात बड़ी आसानी से समझ में आती है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ इंटरव्यूज जिनके बारे में बता रहा हूं इनके बारे में यूट्यूब पे जरूर देखिएगा जाकर के। मैं 3 एग्जांपल आपको दे रहा हूं ऐसे लोगों के जिन्होंने बहुत अच्छे इंटरव्यू दिए, सॉलिड इंटरव्यू दिए। पहला एग्जांपल है 3 इडियट्स मूवी का। आप सबने देखी होगी आमिर खान की 3 इडियट्स। उसमें शर्मन जोशी ने अपना इंटरव्यू दिया इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो इंटरव्यू बोर्ड ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, आपका ये एटीट्यूड चलेगा नहीं, हम आपके इस एटीट्यूड के साथ आपको नहीं रख सकते। तो शर्मन जोशी ने कहा कि ऐसा है कि आप अपनी नौकरी अपने पास रखिए, मैं अपना एटीट्यूड अपने पास रखता हूं, और टाटा बाय बाय कह के वो जाने लगे। तो वहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि कैसे मैं जो है अपने शरीर की 64 हड्डियां टूटने के बाद मेरा दिमाग ठिकाने पर आता है, और मैं कैसे जीवन की सच्चाइयों को समझता हूं और वैसे ही उत्तर देता हूं जो वाकई में सच है और ईमानदारी का है, और फिर उसकी जीत होती है। दूसरा इंटरव्यू आपको देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, इट्स अ मस्ट वॉच, राजू बन गया जेंटलमैन। राजू बन गया जेंटलमैन एक पिक्चर है शाहरुख खान की, और शाहरुख खान इस पिक्चर में एक इंटरव्यू देने जाते हैं। वो डिप्लोमा होल्डर होते हैं और प्रत्युत्पन्नमति का एक उदाहरण देते हैं। व्हाट इज प्रत्युत्पन्नमति? प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो इंटरव्यू को इस तरीके से अपनी दिशा में घुमा देते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले जो हैं उनके कायल हो जाते हैं, और वो ये साबित कर देते हैं कि भले ही उनकी डिग्री छोटी हो लेकिन उनका ज्ञान बहुत बड़ा है। तो वो कहते हैं कि साहब आप मुझे डिग्री से नहीं, मेरे को आप दिमाग से देखिए, और फिर इंटरव्यू वाले जो है उनकी बात सुनने पर मजबूर होते हैं और उनको सिलेक्ट करते हैं। तीसरा इंटरव्यू जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं वो है फिल्म आरक्षण का। आरक्षण फिल्म में सैफ अली खान ने रोल अदा किया है, और उन्होंने इस इंटरव्यू के माध्यम से ये बताया है कि दुनिया जहान में नौकरी कितनी बड़ी हो, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता। और उसके लिए उन्होंने जो संवाद उनके साथ किए हैं इंटरव्यू लेने वालों के साथ, वो काबिल तारीफ है, दिल को छू जाते हैं। तो ये 3 इंटरव्यू ऐसे हैं जो इंटरव्यू देने वालों के, जिन्होंने कमाल का इंटरव्यू दिया।
अब दो उदाहरण मैं आपको ऐसे देता हूं जिन्होंने कमाल का इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने वाले कैसे। तो पहला एग्जाम्पल मेरे सामने आता है नायक फिल्म का, जो कि अनिल कपूर है। अनिल कपूर इसमें अमरीश पुरी, जो कि उस समय मुख्यमंत्री हैं उस फिल्म में, उनका इंटरव्यू लेते हैं। और वो इंटरव्यू जो है उनकी दुनिया का सबसे, उनके जीवन का सबसे बड़ा इंटरव्यू साबित होता है। और उसके बाद वो एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनते हैं राज्य के। जिंदगी में भूचाल आ जाता है, जिंदगी में एकदम से बदलाव आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, और पूरी जिंदगी की धारा बदल जाती है एक इंटरव्यू ढंग से लेने से। और दूसरा इंटरव्यू लेने वाला, जो कि आजकल आप देखते होंगे, द कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा जो है शनिवार रविवार को आते हैं हम सबके बीच में, और वो एक ऐसा शो है जिसको एक बंदा अकेले के दम पे चला रहा है, और बहुत हाई लोकप्रियता के साथ चला रहा है। और आप देखिए कि वो किस तरह से प्रश्न पूछते हैं, किस तरह से प्रश्नों की क्वालिटी होती है, किस तरह से वो ट्विस्ट एंड टर्न लेकर के आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप इंटरव्यू देने वाले बने, चाहे आप इंटरव्यू लेने वाले बने, एक अच्छा इंटरव्यू आपकी दुनिया को बदल सकता है, एक अच्छा इंटरव्यू आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। अब इंटरव्यू चाहे देना हो चाहे इंटरव्यू लेना हो, इसमें क्या देखा जाता है, क्या परखा जाता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। पहली चीज तो है कि इंटरव्यू आपके याददाश्त की परीक्षा नहीं है, आपकी स्मरण शक्ति की परीक्षा नहीं है, आपकी तोता रटंत की परीक्षा नहीं है। यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। हम तब गलती कर जाते हैं जब हम रिटन एग्जामिनेशन की तरह इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में आपकी बिल्कुल डिफरेंट एबिलिटी को जांचा जाता है, और इंटरव्यू में आपकी डिफरेंट एबिलिटी को जांचा जाता है। इसीलिए इन दोनों में अंतर को समझना बहुत 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 आवश्यक है। सो इंटरव्यू में आपका व्यक्तित्व देखा जाता है। इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप कैसे चल करके आए हैं, यह भी डिसाइड करता है कि आपको नंबर कितने मिलेंगे। आप बाहर आकर के बोलोगे, अरे सर मैं तो फोड़ के आया, बहुत जोरदार इंटरव्यू दिया, मैंने हर सवाल का सही जवाब दिया, फिर भी मेरे को नंबर कम दिए इन लोगों ने। तो आपकी चाल, आपकी ढाल, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपका बात करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका पलक झपकाने का तरीका, आपका निगाहों का तरीका, हर चीज, आपके हथेलियों के मूवमेंट का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके उठने का तरीका, आपके मुस्कुराने का तरीका, हर तरीके को ऑब्जर्व किया जाता है, और हर तरीके पर आपके लिए नंबर फिक्स हैं। तो ये बहाने मत बनाइएगा किसी के सामने कि सर मैं तो चारों प्रश्नों के सही उत्तर दे के आया फिर भी नंबर कम मिले। तो भाई साहब और बहन जी, बिल्कुल नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि इंटरव्यू आपके संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा है, आपके व्यक्तित्व के किसी एक पहलू की परीक्षा नहीं है। यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। इंटरव्यू में फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पूछे जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि आपको कोई चीज नहीं पता है और आपने कह दिया कि सॉरी सर, सॉरी मैम, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो आपसे कोई अपराध नहीं हो गया, और उससे आपके नंबर कम नहीं होंगे। नंबर इस बात से कम होंगे कि यदि आप घबरा गए, आपका आत्मविश्वास नीचे गिर गया। लेकिन यदि आपने, कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति गलत उत्तर भी आत्मविश्वास से देता है तो उसको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। यदि आप एक साथ 3 प्रश्नों पे मना कर देते हो कि साहब मेरे को उत्तर नहीं आता, तब भी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, यदि आपने कॉन्फिडेंस और विनम्रता को बना के रखा हो। आपको यह देखा जाता है कि आप जहां के रहने वाले हैं, जहां आप पले बड़े हैं, जहां आपने जन्म लिया है, इन जगहों के बारे में आपको अच्छी जानकारी है कि नहीं। आपके परिवार की, आपकी पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी इंटरव्यू लेने वाले आपसे पूछ सकते हैं। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब एमसीए, बीएड, एमबीए, इस तरह की क्वालिफिकेशन, पीजीडीबीए, ये सब चीजें। फिर वो ये जानना चाहते हैं कि आपके विचार क्या हैं, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपके लिहाज से कौन सी चीज ईमानदारी है और कौन सी चीज बेईमानी है, आप किस चीज के बारे में आपके नैतिक मूल्य क्या हैं, ये सब वो जानना चाहते हैं आपसे। वो जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है। वो ये जानना चाहते हैं
कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को आप हैंडल कैसे करते हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपके सामने यदि डिफिकल्ट लोग आ जाएं, कठिन लोग आ जाएं, तो आप उनसे कैसे निपटते हैं। आपको दुख, तकलीफों, आपदाओं से निपटने के तरीके आते हैं कि नहीं आते। ऐसा तो नहीं कि साहब पंडाल में आग लग गई तो गैस टंकी को वहां से हटाने की बजाय आप घबरा के फुर्र हो लिए। वो ये देखना चाहते हैं कि आप में डिसीजन मेकिंग पावर कितनी अच्छी है, आप तुरंत क्विक डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं ले पाते परिस्थितियों के अनुसार। ये सब चीजें वो चेक करते हैं। वो ये भी चेक करते हैं कि आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है कि नहीं, मतलब आप बातों बातों के अंदर हंसी मजाक क्रिएट कर पाते हो कि नहीं कर पाते, आप चीजों को कितना लाइटली लेते हो, हर चीज में आप गंभीर और दुखी प्राणी तो नहीं बन जाते। ये सारी चीजें वो परखते हैं आपकी इंटरव्यू के अंदर। ये सारी चीजें देखी जाती हैं एक अधिकारी, एक कर्मचारी से, एक युवा से, कि वो कैसा है। तो जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो इन सब बातों की हमको बेहद अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ता है। जैसे कहा जाता है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, मतलब भगवान के दर्शन आपको कहीं भी हो सकते हैं। वो किसी गरीब आदमी में भी हो सकते हैं, वो किसी जरूरतमंद में भी हो सकते हैं। तो न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, उसी तरह से जो क्वेश्चन करने वाला है इंटरव्यू में, न जाने क्या पूछ ले आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। द अर्थ एंड द मून एंड द सन कंबाइंड, इस धरती, आकाश, गगन, सूर्य, पांचों तत्व जितने हैं इस धरती के, उन पंच तत्वों में किसी भी स्थान से वो कुछ भी पूछ सकता है। इंटरव्यू की एक विशेषता होती है, रिटन एग्जामिनेशन से उसमें यही अंतर होता है कि रिटन एग्जामिनेशन का, लिखित परीक्षा का एक सिलेबस होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता, इंटरव्यू का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। मेरे से कई बार लोग इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं तो कुछ बातें जरूर उनके जहन में आती हैं, कुछ सवाल आते हैं, कुछ चिंताएं आती हैं। मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूं किस तरह की चिंताएं आती हैं। हो सकता है आपके मन में भी वैसी चिंताएं हों। पहली चिंता कि सर, वो अमित इंटरव्यू देने गया था और अमित का इंटरव्यू सर 40 मिनट तक चल गया और बाहर आया तो अमित बड़ा खुश था सर। तो सर, वो मैं वैशाली हूं सर और मेरा इंटरव्यू तो 15 मिनट में खत्म हो गया सर। अब मेरा क्या होगा, अब मैं तो गई काम से, मेरे तो नंबर ही नहीं आएंगे सर। तो हमारे दिमाग के अंदर यह भ्रम होता है कि जिसका इंटरव्यू ज्यादा लंबे समय तक चलता है उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। मिथ्या, झूठ, एकदम मिथ्या बात, भ्रम है। ऐसे ही भ्रम कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को यह होता है कि वो जितनी ज्यादा कॉपियां भर के आएंगे, जितनी सप्लीमेंट्री कॉपियां भरेंगे, उतने अच्छे नंबर उनको मिलेंगे। ये आपका दूसरा भ्रम। तो ये भ्रम जो है आपको बिल्कुल नहीं पालने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का इंटरव्यू केवल 5 मिनट चलता है और वो टॉपर बनता है, और किसी का 45 मिनट भी चलता है तो उसका नामो निशान मेरिट लिस्ट में नहीं होता। कोई भरोसा नहीं है इस चीज का। तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। आपके इंटरव्यू की क्वालिटी आपके रिजल्ट को बनाती है, ना कि इंटरव्यू का टाइम। दूसरी चीज, लोग हमसे बोलते हैं कि सर, वो हमको यदि जवाब नहीं आ रहे, उत्तर ही नहीं मालूम हमको चीजों के, तो हम क्या करें? गप्पे हाँक दें, झूठे उत्तर बोल दें, गैस बोल दें, या फिर ना बोल दें। ना बोल देंगे तो नंबर तो नहीं कटेंगे। वो क्या सोचेंगे इंटरव्यू लेने वाले कि इसको तो कुछ ही नहीं आता है, तो हर बात में ना कर रहा है। मैं आपको फिर यही कहना चाहता हूं कि आपका ना बोलना या हां बोलना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपने सही उत्तर भी दिया, लेकिन यदि आपके उत्तर देने के लहजे से इंटरव्यू लेने वाले को यह समझ में आ गया कि इसने तो रटी रटाई बात कहीं से बोल दी है, वो सही उत्तर पे भी नंबर नहीं देगा। और यदि आपने गलत उत्तर बोला है या आपने माफी मांग ली कि सर मुझे नहीं पता, और यदि आपने कॉन्फिडेंस और विनम्रता के साथ ऐसा कहा है, तो हो सकता है आपको गलत उत्तर के और ना के भी नंबर मिल जाए। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या आधे घंटे के इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा व्यक्ति चुन सकते हैं? यह प्रश्न भी कई लोगों के मन में आता है। बिल्कुल चुन सकते हैं, क्यों नहीं चुन सकते।
आप तो जो है आधे घंटे की मीटिंग में अपने लिए जीवन साथी चुन लेते हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछो जाकर के उनको कितनी देर मिलने का मौका मिला। आधे घंटे की बात करी और 40 साल का साथ हो गया। तो आधे घंटे में 40 साल का करियर कैसे नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो एक आधे घंटे के अंदर आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को परख सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त है, उसकी शर्त यह है कि आप जो है राजकुमार ढूंढने जाओगे या राजकुमारी ढूंढने जाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। मतलब यह कि 100% परफेक्ट आदमी आपको नहीं मिलेगा आपकी चॉइस का, कुछ ना कुछ तो उसमें कमियां होंगी ही। तो हमको ऐसा व्यक्ति चुनना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्लस पॉइंट हो और कम से कम माइनस पॉइंट हो। माइनस पॉइंट तो रहेंगे ही, क्योंकि आप में भी माइनस पॉइंट हैं। चाहे आप इंटरव्यू लेने वाले हो, चाहे इंटरव्यू देने वाले हो, आप में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। आप पूरी तरह से दूध के धुले नहीं हो, यह बात ध्यान में रखनी। क्या इंटरव्यू का कोई विकल्प है? जी नहीं, इंटरव्यू का कोई विकल्प नहीं। कई चीजें इंटरव्यू से ही समझ में आती हैं, लिखित परीक्षाओं से समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए इंटरव्यू लिए जाते हैं। कई बार हम जब किसी व्यक्ति को, जैसे क्या होता है, आप देखो लड़की देखने के लिए जाओ, लड़का देखने के लिए जाओ, पहले वो फोटो भेजते हैं और फोटो में बड़ा सुंदर लगता है बच्चा कि अरे यार ये तो इसके कॉम्प्लेक्शन इतने फेयर है, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो ऐसा है, इसके चेहरे पे बड़ी अच्छी शाइनिंग है, भले ही सावले है लेकिन शाइनिंग बहुत अच्छी है, चेहरे पे चमक बहुत अच्छी है। वो अपने कॉम्प्लेक्शन अपने फोटोशूट से जो है बहुत अच्छा कर लेते हैं, और फिर जब आप एक्चुअल में देखने आते हो तो लगता है अरे यार इन्होंने फोटो तो कुछ और भेजा था और ये दिखते तो कुछ और ही हैं, बातें तो कुछ और ही तरीके से करते हैं। तो हमको सच्चाई समझ में आती है, इसीलिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंटरव्यू में आमने सामने आदमी की सच्चाई आ जाती है, इसलिए उसका विकल्प नहीं। क्या बहुत अच्छे कपड़े पहनने वालों को, बहुत स्मार्ट दिखने वालों को, बहुत अच्छी अंग्रेजी झाड़ने वालों को, बहुत अच्छी हिंदी बोलने वालों को, क्या इनको इंटरव्यू में फायदा मिलता है? जो बहुत स्मार्ट होता है, और क्या जो बहुत सीधा सज्जन होता है, क्या जो बहुत साधारण घर का होता है, जो बहुत गांव का होता है, क्या उसको नुकसान होता है इंटरव्यू में? लोग ऐसा भी पूछते हैं हमसे। तो हम बिल्कुल क्लियरली बताते हैं नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू लेने वाला, उसने धूप में बाल सफेद नहीं किए अपने, वो आदमी को चुटकियों में पहचान जाता है। जैसे एक महिला, एक गृहिणी जो है, और आजकल तो लॉकडाउन के बाद रसोई का काम पुरुष भी करते हैं, इसलिए एक पुरुष या एक महिला चावल के एक दाने को देख करके ये पहचान लेते हैं कि चावल कितना पका है। वैसे ही इंटरव्यू लेने वाला आपको पहचान जाता है कि आप कितने पानी में हो। भले ही आप सूट बूट में आ जाओ, लेकिन थोड़ी देर में आपकी हैसियत समझ में आ जाती है, आपके ज्ञान से, आपके बोलने से, आपके विचारों से, आपके तेवरों से। तो इसीलिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप गांव के हैं, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपको अंग्रेजी या हिंदी आती है कि नहीं आती है। यदि आप डिसेंट हैं, यदि आप उत्तर जो है आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ देते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आप देखो कि आजकल बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ठेला चलाने वालों के बच्चे, रिक्शा चलाने वालों के बच्चे, खेत में मजदूरी करने वालों के बच्चे अव्वल आ रहे हैं। जो बच्चे जो है सड़क पर जो है नाइट लैंप के किनारे पढ़ करके बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियों में बड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो बच्चे टॉप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उनके पास तो सूट बूट नहीं है पहनने के लिए, लेकिन फिर भी उनके पास उनका ज्ञान है और उनकी वक्तत्व कला है, उनका व्यवहार है, उनकी प्रवृत्तियां हैं जो उनको आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए यह भ्रम हम अपने दिमाग में न रखें। क्या इंटरव्यू में सही सही बता देना चाहिए? क्या इंटरव्यू में ईमानदारी से उत्तर देना चाहिए, या थोड़ी बहुत स्मार्टनेस रखनी चाहिए? सब सही सही बातें नहीं बताना चाहिए, ऐसा पूछते हैं लोग मेरे से। क्या करें सर? तो देखिए, डिपेंड करता है प्रश्न के ऊपर। कई प्रश्नों में हमको अपने लिए डिसाइड करना पड़ता है कि किन प्रश्नों के लिए मैं टॉलरेंट रहूंगा और किन के लिए नहीं रहूंगा। तो आपको बताना पड़ेगा बिल्कुल सच सच। कई चीजों में, तो कई चीजों में हम कई बार ओपन सच नहीं बोल पाते, और वो परिस्थितियों के दृष्टिगत उचित भी होता है, वो लोकहित में भी होता है। तो हमें यह देखना पड़ता है कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है, उसके हिसाब से हम इन चीजों को डिसाइड करते हैं। लेकिन कई बार लोग ये पूछते हैं कि साहब क्या हमको बहुत क्रांतिकारी सुझाव देने चाहिए, क्या हमको बहुत ब्लंटली कहना चाहिए? मेरा कहना है नहीं, हमें बैलेंस्ड एटीट्यूड रखना चाहिए। जैसे आप ये कहने लगो कि अरे सर मैं क्या बताऊं सर, सब भ्रष्ट हैं, पूरी दुनिया में सब भ्रष्ट हैं,
एक भी मेरे को अधिकारी अच्छा नहीं दिखता, एक भी कर्मचारी अच्छा नहीं दिखता। चारों तरफ जो है निकम्मापन, कामचोरी, भ्रष्टाचार, यही सब फैला हुआ है। इसीलिए देश में समस्या है। और मैं आ जाऊंगा या मैं आ जाऊंगी तो सब समस्याएं दूर कर दूंगी। इस तरह की भाषा बोलने से हमको बचना चाहिए। बिकॉज आपने अभी दुनिया देखी नहीं है, आपको पता नहीं है कि दुनिया में 95% से लोग अच्छे हैं ज्यादा। तो किसी को इस तरीके से ब्लेम करने का अधिकार आपको नहीं है। तो इस तरह के क्रांतिकारी व्यू नहीं रखना चाहिए इंटरव्यूअर के सामने। हमको बैलेंस व्यू रखना चाहिए कि भाई ठीक है, हो सकता है एक घर के अंदर 4 लोग सज्जन होते हैं, एक आदमी दुर्जन हो सकता है, जो बहुत बड़बड़ करता है, जो बहुत चिड़चिड़ करता है, जो बहुत गुस्सा करता है, जिससे सब डरते हैं। जब एक घर में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं तो समाज में क्यों नहीं हो सकते? तो सरकार में क्यों नहीं हो सकते? तो सब तरह के लोग, समाज, सरकार, सब जगह होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि पूरा सिस्टम खराब हो गया। तो ऐसे क्रांतिकारी व्यू नहीं रखना है, हमको बैलेंस्ड तरीके से अपनी बात रखनी है। इंटरव्यू में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? डिसेंट कपड़े पहने, भड़कीले वस्त्र नहीं पहने। हमारे नख से शिक तक, मतलब हमारे पैर के नाखून से सर के बाल तक हमको बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़के दाढ़ी बढ़ा के चले गए और वो दाढ़ी से अपने सफेद बाल भी झांक रहे हैं और हम वहां बैठे हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। हमारे बाल बिखरे हुए हैं और आजकल लड़के जो है वो सीधे ऐसे स्ट्रेट बाल कर लेते हैं, वैसे ही बाल लेके चले गए। बाल बड़े हुए हैं, हमारे कंधे तक आ रहे हैं और हम चले गए। हमने चोटी ढंग से बनाई नहीं है, हमारी ड्रेस पर प्रेस नहीं है, हम चप्पल पहन के ही चले गए चमड़े की। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास बेसिक 2 जोड़ कपड़े भी हों, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डिसेंट होना चाहिए, वेल प्रेस्ड होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, ये जरूरी है। आत्मविश्वास को कैसे बना के रखें? कई लोग पूछते हैं कि साहब हम डरने लगते हैं, इंटरव्यू में झिझकने लगते हैं, हमको टेंशन आने लगती है। तो ये सब तब होता है, हमको नर्वसनेस आने लगती है। तो मैं आपसे ये कहूं कि नर्वसनेस तो बहुत जरूरी है। जिसको नर्वसनेस नहीं आती उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है। इंटरव्यू देने के समय आप नर्वस ना हो, आपको लड़का या लड़की देखने आए उस समय आपके मन में उथल पुथल ना हो, यह संभव नहीं है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप एबनॉर्मल हो, इसका मतलब है आपके साथ कोई प्रॉब्लम। तो इसीलिए मन में टेंशन होनी चाहिए, मन में नर्वसनेस होनी चाहिए, लेकिन टेंशन जो है डिप्रेशन में नहीं बदलनी चाहिए। यह ध्यान रखने की बात है। और आपका आत्मविश्वास तब ऊंचा रहता है जब आप इंटरव्यू की पूरी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाते हो, अपना 110% देते हो। तब आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहता है कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, अब जो होगा देखा जाए, अब मैं बहुत अच्छे से जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आपके दिमाग में यह बात आपको बिठानी पड़ेगी कि इंटरव्यू का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर प्रश्न का सही जवाब आपको आए तभी आपका इंटरव्यू सफल है। यह बात आप अपने दिमाग में बिठा लोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, अपने आप बढ़ने लगेगा। आपको कई बार लगता है कि यार मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मैं इंटरव्यू में तो बर्बाद हो जाऊंगा, अंग्रेजी नहीं आती मेरे को। यस, ये बात सही है कि कई जगहों पर, जैसे आप मान लीजिए आप विदेश में कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, या फेसबुक और गूगल के विदेश के कोई व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, बिकॉज वो हिंदी में बात नहीं कर सकते आपसे। तो यदि ऐसा कोई इंटरव्यू देने आप जाते हैं तो आपको फिर पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको अपनी अंग्रेजी पहले से अच्छी करनी चाहिए, आपको अपनी जिंदगी का लक्ष्य पहले से क्लियर करना चाहिए, और 1 से 2 साल पहले अपनी अंग्रेजी पे काम करना शुरू करना चाहिए। बाकी सब जगहों पर जहां पर हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इंटरव्यू लेने वाला आपकी भाषा से प्रभावित नहीं होता, आपके भावों से प्रभावित होता है। इसीलिए आपको जो भाषा कंफर्टेबल है, जिसमें आप वो भाषा चयन करनी चाहिए इंटरव्यू देने के लिए। कई बार लड़के लड़कियां ऐसा करते हैं, झूठा इंप्रेशन मारने के लिए ये चयन कर लेते हैं कि हाँ हाँ सर, मैं तो अंग्रेजी में इंटरव्यू दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मुझे अंग्रेजी में एकदम पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अंग्रेजी में पूछिए सर। और वो फिर थोड़ी थोड़ी देर में अटकने लगते हैं। भाई सामने जो इंटरव्यू ले रहा है वो तो अंग्रेजी में पंडित है, अब आपने जो है लाज लज्जा में हाँ कर दिया कि नहीं सर मैं तो बिल्कुल देने को तैयार हूं, फिर आप अटकने लगते हो, गटकने लगते हो, और ऐसी स्थिति में आपका पूरा इंप्रेशन खराब हो जाता है।
इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस